बहुत कम सीट होने की वजह से जो एस्पिरेंट्स हैं आरबीआई नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट ज़रूर आता है कि यार सीट्स तो बहुत कम है, मेरा कैसे होगा। इतनी सीट्स के लिए तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। और काफ़ी लोग फिर ऑप्शंस को एवेलुएट करते हैं। कुछ लोग शायद बैंकिंग में चले जाएंगे कि हम तो सिर्फ बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देंगे, आईबीपीएस एसबीआई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। कुछ लोग शायद एसएससी को चुन लेंगे। कुछ लोग शायद इनका कॉम्बिनेशन चुन लेंगे कि मैं आरबीआई भी दूंगा प्लस मैं बैंकिंग और एसएससी भी दे दूंगा, जस्ट टू क्रिएट मोर चांसेस। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। अब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको चाहिए कि सर हम बैंक में ऑलरेडी काम करते हैं, या हम तो ऑलरेडी एसएससी क्लियर्ड हैं, या हम ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं, हम एक अच्छी जॉब ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आरबीआई नहीं तो कोई और अच्छी जॉब जो हम इसके साथ प्रिपेयर करें, जस्ट टू क्रिएट मोर चांसेस, जैसा कि हम बैंकिंग या एसएससी में जाकर सोचने की करने की सोचते हैं। तो उस केस में मैं इरिडाई ग्रेड ए एग्जाम के बारे में आपको बताना चाहूंगा, विच इज अ लेसर नोन रेगुलेटर। इरिडाई के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। इरिडाई बहुत एक्टिवली रिक्रूट नहीं करता रहा है, जैसे कि आरबीआई और नाबार्ड के बारे में बात करें। पर इरिडाई ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि वो 3 साल अगले कंटिन्यूस 45 to 50 सीट्स के लिए रिक्रूट करेंगे। तो इस एग्जाम में हम देखेंगे कि हाउ इरिडाई कैन बी अ गुड ऑप्शन टू प्रिपेयर विद आरबीआई, नाबार्ड और अदर रेगुलेटरी बॉडीज आप जिसको कर रहे हैं। मैं इसको एक तरह से ट्विन रेगुलेटर स्ट्रैटेजी बोलता हूं कि आप आरबीआई के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, साथ में आप उसी तैयारी को यूज कर कर इरिडाई के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम ट्विन रेगुलेटर स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं। अगेन ये उन्हीं के लिए है जो इन ऑप्शंस को मना कर चुके हैं। अगर आप इन ऑप्शंस में जाना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस को वैल्यूएट कर कर इन एग्जाम्स में भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इरिडाई कैसे एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे वो सिर्फ एक प्लान बी नहीं बल्कि आरबीआई 2 आप उसको मान सकते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सिलेबस ओवरलैप कैसे आपको इरिडाई में हेल्प करेगा, और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इरिडाई में आरबीआई के मुकाबले क्या कंपटीशन है, क्या वो ज़्यादा है या कम है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी मन बनाएं कि आपको इरिडाई का एग्ज़ाम देना है, तो आप इरिडाई के सॉल्व्ड पीवाईक्यूज को ज़रूर देखें, बिकॉज दैट विल गिव यू अ गुड आइडिया कि यार डिफरेंट सब्जेक्ट्स के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या लेवल है यार, ये लेवल आरबीआई बैंकिंग से कैसे अलग है, क्वेश्चंस के टाइप कैसे अलग हैं, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं सिलेबस में, व्हाट इज द वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, कहाँ से ज़्यादा पेपर आ रहा है, कहाँ से कम पेपर आ रहा है, सो दैट यू कैन रीड रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं ताकि आप कम टाइम में भी मैक्सिमम रेलिवेंट चीज़ों को पढ़ पाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको पीवाईक्यू से मिल जाएंगी। इन इरिडाई के ग्रेड ए के पीवाईक्यूज को डाउनलोड करने के लिए देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इंडिया में बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं। आरबीआई, सेबी, नबार्ड को अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जानते हैं। आरबीआई बैंकिंग को रेगुलेट करता है, सेबी कैपिटल मार्केट्स को, और नबार्ड कोऑपरेटिव बैंक्स को सुपरवाइज करता है, नॉट डायरेक्टली रेगुलेट करता है। अब इसके अलावा कुछ लेसर नोन रेगुलेटर्स भी हैं, पीएफआरडीए, एनपीएस, जो पेंशन सेक्टर में एक्टिव हैं। पीएफआरडीए रेगुलेटर है, एनपीएस तो एक स्कीम है जिसको एनपीएस ट्रस्ट चलाता है। फिर इसका जो कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बना दिया गया है, ताकि जितने भी अप्रूवल्स हैं, जितने भी कॉम्प्लाइंसेस हैं आरबीआई से भी नबार्ड के, वो एक सिंगल विंडो से लिए जा सके। इंश्योरेंस के, कैपिटल मार्केट्स के, बैंकिंग के, तो ये सारे एरियाज में काम करता है। फिर इरिडाई है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, और सिडबी है जो एमएसएमईज को रेगुलेट करता है। तो ये चार बेसिकली लेसर नोन रेगुलेटर्स हैं। इनमें से मैं बोलूंगा इरिडाई एक ऐसा एग्जाम है जो आरबीआई नबार्ड के साथ काफी मिलता जुलता है, क्योंकि पीएफआरडी, एनपीएस और इफ्सका सेबी के साथ ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो इरिडाई, पीएफआरडीए आरबीआई के साथ ज्यादा मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये उनके लिए काफी अच्छा है जो आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं। अब इरिडाई अपने आप में एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जस्ट लाइक आरबीआई। ये सारे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, चाहे वो पब्लिक कंपनीज हो जैसे कि एलआईसी, चाहे वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो एचडीएफसी लाइफ।
हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ये इंश्योरेंस सेक्टर में। इरडा ही डिसाइड करता है कि प्रीमियम का क्या कैप होना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज को किस तरह से मिस सेल नहीं किया जाना चाहिए, सारे रेगुलेशंस इरडाई बनाता है। और जैसा कि मैंने बोला, इरडाई अनाउंस कर चुका है दैट फॉर नेक्स्ट ईयर इट इज गोइंग टू रिक्रूट 45 to 50 सीट्स एवरी ईयर। सो that is what I was saying. Do not take IRDAI as plan B. Do not consider IRDAI as plan B. Consider this as RBI 2. ठीक है, अगर आप रेगुलेटरी बॉडी में ही जॉब लेना चाहते हैं, अगेन अगर आप और ऑप्शंस कंसिडर करके वहां पे जाना चाहते हैं, देन दैट इज ऑल्सो द राइट पाथ फॉर यू। इरडाई के जो मैक्सिमम लोग हैं वो हैदराबाद में पोस्टेड हैं, 90% लोग। इनके मुंबई और दिल्ली में भी ऑफिसेज हैं, बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड विद द ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, अभी बहुत पेनिट्रेशन होना है। ऐसा हो सकता है कि इरडाई काफी ग्रो कर जाए, क्योंकि अभी ये 400-500 पे ही है, और आने वाले टाइम में इतना ग्रो कर जाए कि जो करंट एम्प्लॉयज हैं उनको काफी फास्ट प्रमोशंस मिल जाए। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो अगेन मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 जॉब है, कोई बहुत स्ट्रेसफुल जॉब नहीं है, फ्लेक्सिबल आवर्स रहते हैं। पोस्टिंग्स जैसा कि मैंने बताया हैदराबाद में ही रहेंगी, थोड़े बहुत लोगों को दिल्ली और मुंबई में भी मिल जाएगी। और टाइमिंग आपका 8 घंटे ही रहता है, बट फ्लेक्सिबल टाइमिंग रहते हैं। आप ऐसा नहीं है कि 8 बजे ही पहुंचना है, आप 9 बजे से 6 बजे तक भी ऑफिस लगा सकते हैं। सॉरी, 10 से 6 भी लगा सकते हैं, 9 से 5 भी लगा सकते हैं। ट्रांसफ़र इसमें भी होता है हर 5 साल में, अगर आप जर्नलिस्ट डोमेन में, स्पेशलिस्ट में थोड़ा सा 7 साल में होता है। और अगर आप सेंसिटिव एरिया में है कि आप कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से एक्सेस है आपको उसका, जिसको मिसयूज किया जा सकता है या जिसको बाहर बिल्कुल नहीं दिए जाना चाहिए, उस केस में जल्दी जल्दी भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं मेनली इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोकेशन तो ज़्यादातर हैदराबाद ही रहती है, ये डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र की बात हो रही है। सैलरी भी अच्छी है। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई में तकरीबन 30 लाख प्लस का सीटीसी है। यहाँ पे भी आपका 26-27 लाख का सीटीसी रहता है। हालांकि इन हैंड वेरी करेगा, बिकॉज बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, एचआरए होते हैं, तो उसके लिए हमने अलग वीडियोस बना रखे हैं, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो ओवरऑल इट्स अ very reputed body with huge authority in the insurance sector. The work profile is good, work life balance is good, salary is good. So on that terms you can consider it as a good organization. अब बात आती है कि सर हम 2 एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि 2 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है, उतना टाइम ही नहीं मिल पाता है, बहुत सारे लोग वर्किंग हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है कि नियरली 70% जो सिलेबस है इरडाई का वो आरबीआई से ओवरलैप करता है। अगर आप फेज 1 देखेंगे तो एंटायरली सेम सिलेबस है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। यहाँ पे भी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। लेवल में जरूर फर्क है। यहाँ पे जो आप लेवल देखेंगे इरडाई में, इट इज बिट इजियर देन आरबीआई, इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ भी 110 के करीब गया था लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, क्योंकि पेपर आसान आया था। तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है। आरबीआई में टफ आता है तो हम बोलते हैं टफ आया, बट कट ऑफ 60-70 के बीच में जाता है। यहाँ पे पेपर आसान आया था तो हम आसान से खुश तो थे, बट फिर हम बोलते हैं कि कट ऑफ बहुत चला गया है। तो लेकिन पेपर आसान आता है। जिसका थोड़ा क्वांट रीजनिंग वीक है वो मेहनत से नंबर बढ़ा सकता है, बट उसको डरने की जरूरत नहीं है कि यार मेरा ये कैसे क्लियर होगा, इस लेवल का तो मैं प्रिपेयर ही नहीं कर पाऊंगा। फेज 2 की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें कुछ अलग, इरडाई में कुछ अलग क्वेश्चंस आते हैं ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन के अलावा, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जो आरबीआई में ईएसआई है उसको यहाँ पे हम ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस बोलते हैं। थोड़ा सा बेसिक सेम रहेगा, बट चैप्टर्स और कंटेंट यहाँ पे अलग है, सेम नहीं है, काफ़ी अलग है इनफैक्ट। बट ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, ये आराम से पढ़ा जा सकता है, थ्योरेटिकल पेपर है। और एफएम जो यहाँ पे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है उसको यहाँ पे इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट बना दिया है, क्योंकि इरडाई डील्स इन दी इंश्योरेंस सेक्टर। तो ये सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन है। और एक चीज जो आपको जाननी जरूरी है कि इरडाई का सारा पेपर डिस्क्रिप्टिव है। तीनों जो फेज 2 में पेपर हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जबकि आरबीआई में आप जानते हैं कि सिर्फ इंग्लिश वाला पेपर पूरा डिस्क्रिप्टिव है। ईएसआई और एफएम 50-50 ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव होने के नुकसान भी हैं। जो इरडाई में फुल डिस्क्रिप्टिव है, कई लोगों को लगता है कि डिस्क्रिप्टिव हमारा अच्छा नहीं है, हम कैसे करेंगे, बट कहीं ना कहीं फायदा भी है कि आपको बहुत इन डेप्थ चीज़ों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। यू नीड टू हैव एन ओवरऑल नॉलेज अबाउट थिंग्स जिसको आप पेपर पे लिख सको,
अपने व्यूज को प्रेजेंट कर सको उतना काफी रहता है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आपको बहुत डिटेल में हर नंबर फैक्ट को याद रखना होता है, यहाँ पे उतना इन डेप्थ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। तो प्रिपरेशन थोड़ा सा मैं बोलूंगा आरबीआई से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, द पेपर बीइंग डिस्क्रिप्टिव, बट आपको ज्यादा मेहनत डिस्क्रिप्टिव में करनी पड़ेगी, उसको प्रैक्टिस करने में, उसको लिखने में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोफाइल अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, सिलेबस भी ओवरलैपिंग है, बट व्हाट अबाउट द कंपटीशन? कंपटीशन की बात करें तो अगर हम सीट्स वर्सेस एप्लीकेंट्स देखें, सिर्फ आरबीआई तो बहुत पॉपुलर एग्जाम है, उसमें 66 सीट्स के लिए 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से अराउंड 70,000 लोग पेपर देने गए थे। ये मैं 2024 का डेटा आपको बता रहा हूँ। इरडाई की बात करें तो लास्ट ईयर 49 सीट्स थी, जिसके लिए 36,000 ने अप्लाई किया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हु गेव द एग्जाम, बट वो वही 70-80% के बीच में होंगे, तो वो 30,000 के करीब लोग पेपर देने गए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ 66 सीट्स के लिए 70,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 49 सीट्स के लिए 30,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं और मतलब पेपर देने जा रहे हैं। तो ऑन दी पेपर तो कंपटीशन लेस ही दिख रहा है, बिकॉज अभी भी रेडाई उतना पॉपुलर नहीं है, उतना पेनिट्रेटेड नहीं है कि हर बंदा इसके बारे में जानता हो, हर बंदा इस एग्जाम को दे रहा हो। तो कंपटीशन थोड़ा सा कम है, बट हैविंग सेड दैट एरेडाई को भी क्लियर करना आसान नहीं है। क्रीम पेपर दे रही है, इस 30,000 में से अगर 2,000 भी अच्छे बंदे आ गए तो आपके लिए तो कंपटीशन उतना ही हो गया, बिकॉज सीट्स तो 40 हैं। 40 सीट के लिए 2,000 अच्छे बंदे हों या 5,000 अच्छे बंदे हों, आई थिंक दैट डजंट मेक मच डिफरेंस। सो ऑन पेपर जरूर कम नजर आ रहा है, ठीक है, दैट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग यू कैन बी हैप्पी अबाउट, बट एट द एंड ऑफ द डे कंपटीशन अच्छा रहने वाला है, बिकॉज सिलेक्शन यहाँ पे भी आसान होने वाला नहीं है। तो आप रिडाई के बारे में अगर और जानना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बट अभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको एडाई के बारे में नहीं पता, एडाई ग्रेड ए एग्ज़ाम के बारे में, तो आप इसको और एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि क्या आपके जोन में है, क्या आपको लग रहा है कि आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या आरबीआई की पढ़ाई से आप इरडाई में भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ नंबर स्कोर कर सकते हैं, एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड कि यार आपको इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है नहीं करनी। बिकॉज सबसे पहले तो वही चीज़ है, अगर आप आधे मन से तैयारी करेंगे तो वो तैयारी कभी भी सफल नहीं होगी। और अगर आप कभी मन बनाएं कि आप इरडाई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर वेबसाइट पर जाकर इरडाई ग्रेड ए के कोर्सेज देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे सिंगल मतलब इरडाई के गोल्ड और सिल्वर कोर्स हैं। गोल्ड इज़ फॉर एंटायर फेज़ 1+2, ठीक है। सिल्वर कोर्स इज़ मेनली फॉर फेज़ 2, जिसमें कि आपको फेज़ 1 का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स फेज़ 1 के आपको इसमें भी मिल जाएंगे। बाकी कॉम्बो कोर्सेज भी हैं, अगर आप आरबीआई के साथ एडाई प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, आरबीआई नबार्ड के साथ एडाई प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो ये कॉम्बो कोर्सेज हैं जो आप यहाँ पर जाकर इनको अवेल कर सकते हैं। इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।